हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। नमस्कार, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे तेज बहादुर यादव जिनका पर्चा निरस्त हुआ वो आजकल कहाँ हैं? क्या वो घर लौट गए या फिर आज भी वाराणसी में डटे हुए हैं? ये सवाल आप लोगों के चैन में होगा। मैं आपको दिखा दूँ, ये वो जगह है जो तेज बहादुर जी का कार्यालय है और मैं वहीं पर मौजूद हूँ। देख सकते हैं वो लोग आज भी यहीं पर डटे हुए हैं। अब आगे की क्या रणनीति होगी उसको लेकर बातचीत करते हैं। तो अब जो है क्या करना है, क्या सोचा है, क्या समझ में आ रहा है, अब आगे के लिए क्या? मोदी जी ये समझे हैं कि एक जवान का पर्चा निरस्त कराने से वो पीछे हट जाएगा तो उनकी गलत है। डटे हुए हैं वाराणसी में। बिल्कुल लास्ट चुनाव तक वाराणसी में डटा हूँ और लास्ट तक रहूँगा। जब तक मोदी जी यहाँ से हार नहीं जाते मैं यहाँ से जाऊँगा। मतलब जो है पूरी तरीके से जो है दृढ़ निश्चय संकल्प लेकर के आप लोग जो है यहाँ पर सभी लोग अभी मौजूद हैं। ये लोग तो पता नहीं किस चीज़ की कसम खाते हैं। फौजी जवान जो है तिरंगे के नीचे कसम खाता है और तिरंगे के नीचे जो हम कसम खाते हैं उस कसम को तो कभी जो है तोड़ते नहीं हैं। तो हमने यहाँ जब आए थे हमने यही कसम खाई थी, हमारा हासिल कुछ भी हो लास्ट समय तक हम मैदान में डटे रहेंगे। आखिरी समय तक अब हम शालिनी यादव के साथ में जो है प्रचार करेंगे जैसे नहीं भाई हमारे साथ। आज जो है शालिनी यादव जी ने जो है आपको राखी भी बांधी। चलो बड़ी खुशी है हमें। हाँ, जैसे चुनाव के बाद चले जाएंगे तो हमारे को बनारस में कुछ रहने वगैरह की समस्या नहीं होगी। आगे जब आने उन्होंने वाले अपना समय। भाई मान लिया आने वाले समय में कभी भी आएंगे तो अच्छी बात है, उनके हमें तो फायदा ही होगा। ठीक है, भाई बहन का रिश्ता और फौजी आदमियों के तो वैसे भी बॉर्डर के ऊपर जो है राखी बांध के उनको सुरक्षा के जो कवच जो है। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो तेज बहादुर यादव जो है अब वाराणसी तक ही सीमित नहीं रहे हैं, अब वो देश भर में, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं देश भर में प्रचार करेंगे। क्या कुछ रणनीति है? आपको क्या कुछ आदेश मिला है ऐसा? लोग पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पर सवाल आ रहा है ऐसा मेरे जी पास। बिल्कुल, मैंने खुद कहा है, पार्टी से भी कहा है और मैं देश भर में प्रचार करूँगा मोदी सरकार के खिलाफ। उनकी जो चीज़ें हैं वो सब देश को बताऊंगा और मेरे जितने साथी जवान हैं साथ में ये भी। मतलब जो है आधे से ज़्यादा जो चुनाव है वो खत्म हो चुका है 4 चरणों का, तो अब जो है 3 चरण बचे हैं। तो अब जो है आप लोग जो है पूरे देश भर के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, तीनों चरणों में जहाँ जहाँ भी मुझे पार्टी की तरफ से भेजा जाएगा मैं सब जगह जाऊँगा और उनका प्रचार करूँगा पार्टी की तरफ से। ऐसा नहीं है मैं हरियाणा के अंदर शायद कांग्रेस के श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के भी प्रचार की दिशा में। अच्छा, हाँ मेरा। तो आप जो है उन सभी लोगों का समर्थन करेंगे जो मोदी जी को हरा सके, मुद्दा यही है। जो हिटलर को हरा सके, जो इस हिटलर शाही के खिलाफ है, जो देश को जो लूट रहा है ये बैठ के, इसके जो खिलाफ है मैं उन सबके साथ खड़ा। मतलब कि जो है समाजवादी पार्टी से जो है आप जो है आगे बढ़कर भी लोग हैं बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। समाजवादी पार्टी का तो कोई पार्टी सदस्य हो तो है ही है, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पार्टी के लोग नहीं हैं जिनका मेरा व्यक्तिगत संबंध है और मुझे लगता है कि वाकई में अच्छे सांसद हैं तो उनके जाना चाहिए। तो मैं देशवासियों से भी कहता हूँ कि उनको भी जाना चाहिए, तो उनके प्रचार के लिए भी मैं जाऊँ। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आप जो है लोकसभा तक पहुँच नहीं पाए, क्या राज्यसभा के लिए कोई प्लान है, कोई प्रपोजल मिला है कुछ ऐसा पार्टी की तरफ से? नहीं, पार्टी जैसा आदेश करेगी। अच्छा, पार्टी की मर्जी जो आदेश करेगी पार्टी। तो यानी कि जो है राजनीति में जो है आप पूरी तरीके से कूद चुके हैं। बिल्कुल, आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल आर पार की लड़ाई है। अब राजनीति के जरिए अगर हमने सुधार करना है तो यही एक रास्ता बचा है। लोकसभा या राज्यसभा में जब तक आप नहीं जाओगे आप अपनी आवाज़ उठाते रहो। क्या हुआ कि कितने किसानों पे गोलियां चला दी, मार दिए गए, कितने जवान आत्महत्या कर गए, गरीबों की क्या हालत है। अगर भी आप वाकई में चाहते हो भला हो तो यही रास्ता। आपने जो है बेहद कम समय के अंदर पूरे देश भर में सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक बड़ा जो आंदोलन खड़ा किया, फिर उसके बाद जो लोग जो जुड़ते हैं किसी आंदोलन से किसी भी माध्यम से, अगर वो सफल ना हो बाद में जाके उन्हें झटका बहुत बड़ा लगता है, तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या कहेंगे? देखो, मैं देशवासियों से यही कहूँगा कि मैं कई बार जो है आंदोलन असफल भी हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और मुझे भी इसके मेरे साथ भी हुआ है। पहले हमने एक बार किया था खड़ा कि इसमें इस तरह का हो गया। तो मैं देशवासियों से यही अनुरोध करूँगा जो भी मेरे इस आंदोलन में जुड़े हैं कि आप वाकई में ही खुद पे विश्वास करते हो तो मुझ पर भी विश्वास करते हो, क्योंकि मुझे कोई नेता बनने का शौक मैं नहीं, कोई शौक है मुझे कि कोई मंत्री पद मिले। मेरा बस मेन उद्देश्य है कि राज्यसभा या सांसद बन के मैं लोगों की आवाज़ जो है वो उठा सकूँ, लोगों को न्याय दिला सकूँ। वही एक जगह ऐसी है जहाँ से आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जितनी भी समस्याएं हैं मैं वो समस्याओं को लेकर जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा करियर में आपको पता है मेरे पीछे कुछ नहीं, मैं हूँ एक नहीं, मुझे पैसे का कोई शौक है कि मैं मेरे किस काम उस चीज़ों का मुझे कुछ। मेरा उद्देश्य सभी से मेरा अनुरोध यही है
जिस प्रकार आपने मेरा अभी तक सहयोग किया, इसी प्रकार एक विश्वास के साथ आप मेरा सहयोग। मेरा एक वसूल है। मेरा सवाल है आपसे, और लोग पूछ भी रहे हैं सोशल मीडिया पर जो है, कुछ लोग तो जो आपके समर्थन में उतर आए हैं पूरी तरह से, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से आपको जो है देशद्रोही घोषित करने में लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि आपको जो है कई बार सजा भी मिली, मैंने कई जगह पढ़ा जो है सोशल मीडिया के माध्यम से। आप देख रहे होंगे जब क्रांति जब चल रही थी, भगत सिंह वगैरह कितनी बार जेल गए, फांसी तक चला। तो देश हाँ है, सच के लिए जब आप लड़ोगे आपको सजाएं भी मिलेगी, आपको जेल भी होगी, आपके डंडे भी पड़ेंगे, ये सब चीज़ें तो होती हैं। आप जब सच के लिए किसी भी क्रांतिकारी को देखिए, मेरे खुद के दादाजी आज़ाद हिंद फौज में वो खुद जेल गए थे, उनको भी ये कहते हैं, अगर इनके दादाजी भी तो ऐसे ही थे, वो भी जेल गए थे। तो ये तो होता है, जब आप सच के लिए लड़ोगे आपको सजाएं भी मिलेंगी, आपको जेल भी जाओगे, हो सकता है आपको मार भी दिए जाओ, लेकिन इन चीज़ों की हमें कोई परवाह नहीं करनी, हमें आगे बढ़ना है, हमने देश को आगे बढ़ाना है, देश के हित में हमें काम करना है। तो उन लोगों को क्या कहेंगे जो लोग जो है कह रहे हैं कि भाई जो है आप देशद्रोही हैं? अब वो तो वही जवाब नहीं, देशद्रोही कौन है, देशद्रोही का मतलब क्या होता है। यदि मैं देशद्रोही हूँ तो मुझे चढ़वा दो फांसी, जाइए आप कोर्ट में जाके साबित कीजिए, आप रोड पे चिल्लाने से क्या फ़ायदा, आप मेरे खिलाफ केस डालिए और साबित कीजिए, न्यायालय तो है आपके पास। अब इस पर क्यों नहीं कह रहे कि तेज बहादुर अगर भी देशद्रोही था तो देशद्रोह का केस लगा के मेरा नामांकन खारिज करवाते, ऐसे क्यों करवाया? आप साजिश रच के करवा रहे हो, ऐसे करवाते आप, तो फिर क्यों इतना देश मेरे साथ खड़ा हुआ है जब मैं देशद्रोही? कुछ लोग पेड आदमी है जिनको 4-5 हज़ार रुपये बांटते हैं, उसे लिखवाया जाता है। तो मैं कहता हूँ मोदी कहने हाँ बताइए, कहने को तो मैं किसी में भी कह दूँगा, किसी को क्या हो गया। तो आपके जो है साथी लोग भी हैं, आप जी क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग को ट्रोल भी कर रहे हैं, क्या कहना है? नहीं, ऐसा तो बात नहीं है, हम सभी जवान एक साथ हैं। और सोशल मीडिया पर हाँ, तो सोशल मीडिया तो आईटी सेल चलाती है ना, बीजेपी आईटी सेल चले, उनका काम है, तो उनकी 2 टीम होती है, एक प्रचार करना, दूसरा में ये टीम होती है कि दूसरे पे कमेंट में जाकर उनको गालियां देना, उनको डिमोरलाइज करना, उनको इतनी तरह से बुरी करना कि वो शायद कहीं खड़ा हो जाए। सबका सामना करने के लिए तैयार है आप लोग? जी, हमने तो अभी तक किया, आपने खुद परिणाम देखा कि उन्होंने आके अपना खुद जो है नामांकन रद्द कराने के लिए जी तोड़ लगाया। एक साधारण से सिपाही के लिए, जो एक सिपाही मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, अस्तित्व नहीं होती, गरीब किसान मजदूर का जो कोई परवाह नहीं करता, लेकिन हमने अपनी ताकत तो दिखाई, झोंक दी, और अभी भी आगे डरे हुए हैं कि ये लोग जब तक बनारस में हैं हमारा वोट ना बिगड़े, हमारे बैंक जो है ना बढ़े, और इससे पूरे देश में उनका माहौल खराब होता है। देखिए, मैं जो है आपको बता दूं, जो पिछले दिनों में वाराणसी में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार प्रसार से ज़्यादा अगर सुर्खियाँ किसी ने बटोरी है तो ये वही लोग, आप देख सकते हैं। कुछ और लोग हमसे बातचीत करते हैं। सर, आप बताइए, डटे हुए हैं, कब तक के लिए वाराणसी में हैं? मैं उनका जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, बता दीजिए। युगो युगों है, राम भी रहे, रावण रहे, कृष्ण रहे, कंस रहे, तो ये चलता रहेगा। सोशल मीडिया में चल रहा है राम रावण युद्ध, तो कृष्ण का ना कंस का युद्ध चल रहा है, ये तो आते रहेंगे। यही है असली चौकीदार और नकली चौकीदार लड़ाई, कि हम इससे घबराते नहीं, इस युगों युगों से आगे भी रहेगा, सत्य असत्य की लड़ाई चलती रहेगी। तो फेसबुक पे हम ट्रोल किए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे, ये वही रावण वही कंस हैं जो सत्य को दबाना चाहते हैं, लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित है। अच्छा, अब अगला सवाल आप करिए। मेरा यही सवाल है कि अब आप लोगों की जो है यहाँ से अब क्या रणनीति है? रणनीति यही है कि हम नंगा करेंगे कौन है असली चौकीदार और कौन है नकली चौकीदार। हम चाहते हैं कि मोदी जी जो इतने से हम ट्रोल कर रहे हैं, जवान भीख मांग रहे हैं, सारी बातें सुरक्षा पे कर रहे हैं, वो जवाब दें, उनके आधिकारिक प्रवक्ता जवाब दें, हमारे सामने बैठ के डिबेट करें, पूरा देश देखे कि असलियत क्या है, क्या तेज बहादुर नकली है, क्या पंकज झा नकली है, मणिपुर चौधरी नकली है, तो सुजय मंडल नकली है, जलील नकली है, इरफान अहमद नकली है, कौन नकली है। तो हम चाहते हैं सरकार जवाब दे हमें, हम यहाँ से बताएंगे, हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे नहीं, आगे भी हमारा चलता मेरा आप लोगों से एक और रहेगा। सवाल है, क्योंकि आप लोग जो है, जैसा मुझे पता चला कि साधारण परिवार से खेती किसानी करने वाले लोग हैं, तो इतना आसान नहीं होता है कि महीने भर के लिए घर से बाहर जा सके, आ सके, वो खर्च पानी आप लोग कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? हम लोग, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा सड़कों पे जाके हम जनता से जो है दान पेटी में मांग रहे हैं, फिर मांग लेंगे, और फिर मांग लेंगे, हमें क्या दिक्कत है? हमारा ये है कि हम जब हमारे पैसे खत्म हो जाते हैं, हम अपनी पेटियां लेते हैं, रोड पे चले जाते हैं। हमें पता है हमारा भारत देश हमें बहुत प्रेम करता है, और एक दिन हमें पहले दिन हमें 5,000 रुपये चंदा मिला 1 घंटे के अंदर। तो हम इतना ही चंदा भी हम इतना ही लेते हैं जितना हमारा रोटी का गुजारा चल जाए। हम वापस भोले बाबा की नगरी है, आप जानते हैं, मैं बनारस रहने वाला हूँ, यहाँ बैल जलेबी नहीं खाते, जानते हैं आप? कभी काशी विश्वनाथ जाइए, वहाँ बेलपत्र इतने वो निकलते हैं, भांग धतूरा, वो खा के मस्त रहते हैं, आप जलेबी मुंह में करेंगे नहीं खाएंगे। यहाँ कोई भूखा नहीं रह सकता,
ये बनारस की धरती है, त्रिशूल पे टिकी हुई है। जब सत्य असत्य जब गंगा जल 3 बजे चढ़ता है तो काशी करवट जो होता है सीधा हो जाते हैं। तो हम भूखे नहीं मरेंगे। यहाँ लोग लाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, देखिए हड्डे कटते हैं फर्स्ट क्लास। आप मेरा देखते किचन देख सकते हैं, कोई नहीं मरेगा। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है कि भूखे वो भीख सवाल नहीं। भीख मेरा सवाल भीख ये है भीख क्योंकि एक साधारण परिवार से आने वाले लोगों को मदन मोहन मालवीय ने भीख बहुत मांगा सारी था। दिक्कतें आती हैं। मेरा ये सवाल है। मदन मोहन मालवीय ने भीख मांग के इतना बड़ा यूनिवर्सिटी बनाया, तो हम भीख मांग के इस काशी की नगरी में क्यों नहीं आंदोलन चला सकते हैं? कैसे आपको लग रहा है मीडिया के माध्यम से, मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जो देख सकते हैं, जो जोश है वो आप देख सकते हैं इन लोगों के अंदर। लोग साफ तौर से कहना कि जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी, भले कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए। तो जो युवा साथी है, आप बताइए, आप भी कहाँ से रहने वाले हैं? मैं राजेश्वर यादव इलाहाबाद से हूँ। और तेज बहादुर भाई जब थाने की आवाज़ उठाए थे तब से मैं इनका फैन हूँ। और मैं भी सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा हूँ। ये सेना के अंदर में रह के सेना के लिए लड़ रहे थे, और जब ये बाहर आए तो देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों के लिए लड़ने का इन्होंने काम किया। तो जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि आज़ादी के 72 सालों के बाद जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था तो चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों ने कल्पना किया था कि जो हमारे देश के अंदर किसान और मजदूर हैं, जिनकी संख्या 90% है, इनको वास्तविक आज़ादी कब मिलेगी, इनको समता का अधिकार कब मिलेगा, इनको समानता का अधिकार कब मिलेगा। देश हमारा आज़ाद हो गया और हमारे जितने भी बलिदानी थे, क्रांतिकारी थे, शहीद हो गए। लेकिन इन 72 सालों में हमारे देश के किसानों को, हमारे देश के मजदूरों को, हमारे देश के नौजवानों को क्या मिला है? अगर मिला है तो उनके हड्डियों में कैल्शियम की कमी, उनके खून में लोहे की कमी, उनके आंखों में रतौंधी, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं मिला है। आप देख रहे होंगे कि कहा जाता है कि हमारे देश के अंदर जब हमारा देश गुलाम था तो जब आज़ाद हुआ तो हमारे देश में सुई और धागे नहीं बनते थे। यह सरासर झूठ है। सरासर झूठ इसलिए है कि हमारा देश वास्तविक में जो सोने की चिड़िया थी, इसका इतिहास गवाह है कि भारत को लूटने के लिए कभी तैमूर आए, कभी जो है फ्रांसीसी आए, कभी डच आए, कभी अंग्रेज आए। अगर हमारे देश में कुछ नहीं था तो ये आके हजारों साल के यहाँ झक मराने के लिए आए थे। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देश में अगर हमारा देश आज से सैकड़ों साल पहले सोने की चिड़िया थी तो आज भी सोने की चिड़िया है। लेकिन यह है कि हमारे देश के अंदर से जो खनिज संपदाएं हैं, जहाँ भी जो धन पैदा करने का काम हमारे देश का किसान करता है और हमारे देश का मजदूर करता है, उसको सिस्टम बना करके चंद लोग उस पर कब्जा किए हैं। तमाम आप लोगों के माध्यम से निकल के आता है कि जो देश की संपदाएं हैं वह 73% संपदाएं 1% लोगों के पास है और बाकी में सारे लोग हैं। तो ये जो सिस्टम है, यह भ्रष्ट सिस्टम आज भी देश को गुलाम बना के रखा है। और गुलाम इसलिए बना के रखा है कि संसद के अंदर पूंजीपतियों के अलावा साधारण आदमी नहीं जा सकता है, जो उनकी पोल खोल चुके। आज आप देख लीजिए कि तेज बहादुर जैसे लोग जब आए निकलकर और ये संसद जाने की तैयारी करने लगे तो उन लोगों को डर सताने लगा कि अगर तेज बहादुर जैसे लोग संसद में आएंगे तो ये बिकने वाले नहीं हैं, ये किसानों की, मजदूरों की और जवानों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे। और जितने फर्जी नेता हैं वो जब चुनाव आता है तो नुक्कड़ सभाएं करते हैं और कहते हैं मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी मजदूर का बेटा हूँ, लेकिन उनके हाथों में होती है बिस्लरी और खाना खाते हैं कहाँ? 5 स्टार होटल में और चलते हैं एसी गाड़ियों से। तो आप ये बताइए कि जो आदमी इन देश की 90% आवाम के साथ खाना नहीं खा सकती, उनके साथ पानी नहीं पी सकती, उनके साथ बस्तियों में रह नहीं सकते हैं, तो वो हमारा प्रतिनिधित्व कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं कि हम लोग जिस स्थिति में हैं, ये इस ऑफिस पर शेड डाला हुआ है, शेड डाला हुआ है, और जब धूप निकलती है तो इतनी भयंकर गर्मी लगती है कि इसके अंदर रहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हम लोग लगातार यहाँ 15 दिन से कैंपेनिंग कर रहे हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं। आप देखते होंगे कि नेता जो है एसी गाड़ियों में बैठ के हाथ हिलाते हैं, अभिवादन करते हैं, लेकिन हम लोग सड़कों पर पेटियां लेकर लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और जो भी मिलता है उसको ले आते हैं हम लोगों का खाना पीना और खर्चा चल रहा है। लेकिन आप देखते होंगे कि इन सामंती ताकतों ने तेज बहादुर यादव का पर्चा किस तरीके से खारिज कराया। नोटिस पर नोटिस इन्होंने दिया, इन्होंने जितनी नोटिस देते गए सबका जवाब मिलता गया। जब इन्होंने 24 तारीख को यहाँ पर्चा दाखिल किया तो उन्होंने कहा कि ओके है।
उसके बाद फिर 29 तारीख को जब AB फार्म मिला समाजवादी पार्टी का, तो उसको ले करके आए, और जब पुनः जब फिर पर्चा दाखिल करे दूसरे सेट में, तो इन्होंने लिखा ओके है। उसके बाद जिस दिन स्क्रूटनिंग होनी थी, इन्होंने जो है नौटंकी करना चालू कर दिया। इन्होंने कहा कि आप नोटिस दी गई, उस नोटिस का जवाब मिला, फिर दूसरी नोटिस आई, उसका भी जवाब मिला, तो तीसरी बार उन्होंने जानते हैं क्या कहा? बेशर्म बयान मतलब है, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आपको ये चीज़ पहले ही कर लेना चाहिए जब पर्चा दाखिल कर रहे थे। तो मैं यह कहना चाहता हूँ, जो प्रक्रिया है वो हम लोग सब जानते हैं जैसे कैंसिल है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है, क्या आपको लग रहा है कोई जवान या किसान एक बेहद साधारण परिवार से कब तक संसद पहुंच पाएगा? क्योंकि जो है अब तक देखा गया है कुछ परिवार, कुछ बाहुबली नेता, कुछ दबंग लोग संसद पहुंचते रहे हैं, तो इसको लेकर आपको क्या लग रहा है? ये एक शुरुआत है, इस बार ये क्रांति शुरू हुई है। अगले चुनाव में आप देखिए कि पूरी संसद के अंदर जवान, किसान और मजदूर ही होगा। ये हम भरपूर इसी की कोशिश करें। हमारा मेन मकसद यही है कि जब तक जवान, किसान और मजदूर जब तक संसद नहीं जाएगा, इस देश में बदलाव नहीं हो सकता। ये एक तो क्रांति की शुरुआत है। अब आप आगे आगे देखते, इस बार इन्होंने हमारे साथ धोखा किया, लेकिन अगले चुनाव में और मजबूती से हम। एक बात और बताइए, अखिलेश यादव से क्या बात? नहीं, उन्होंने तो हमें पार्टी सिंबल पे जो है अभी चुनाव लड़ाया है। आगे की जो प्रक्रिया है नहीं, वो पर्चा कैंसिल होने के बाद कुछ बातचीत हुई? नहीं, वो हो रही है बातचीत, वो कोर्ट में जाने की कह रहे हैं कि हम वकीलों से बातचीत चल रही है, कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसका प्रोसीजर है, हमने पता किया है। प्रोसीजर ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को शायद नहीं लेगा, पहले अच्छा। हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अब हाई कोर्ट में भी भेजा था तो वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले आप चुनाव आयोग दिल्ली में। अच्छा। तो ये चुनाव जब तक चलेगा तो इसमें टाइम कोर्ट शायद इसको नहीं लेगा। हमने बातचीत वकील हमारे तो हम निरंतर इस पर प्रयास करते हैं। लेकिन जो आपको लग रहा है कि जो लड़ाई जो छिड़ी है उसको आप लोग जो है आखिरी मुकाम तक ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमने तो लड़ाई जीत ली, हमने तो अपनी तरफ से जीत ली। हारा कौन? हारा मोदी ने, सरेआम मोदी हारा। वो चाहे, मैंने कहा ना, चाहे ईवीएम से जीत जाए, लेकिन हमसे वो देश की जनता से हार गया। जी जी। तो जैसा कि कह रहे हैं कि भाई जो नैतिक जीत जो है वो हम आप लोगों को मिली है, जैसा से बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब हमारे देश के अंदर क्रांति हुई थी 1857 में, मंगल पांडे जी ने जब क्रांति किया था, तो लड़ाई हमारी 1857 से शुरू हुई, लेकिन अंग्रेजों से मुक्ति हमें 47 में मिली। तो वह लड़ाई 90 साल तक चली, और 90 साल इसलिए लड़ाई चली कि संविधान उनका था, फोर्स उनकी थी, न्यायालय उनके थे, बैरिस्टर उनके थे। लेकिन आज जो यह बिगुल फूंका गया है, यह बिगुल सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बताना चाह रहा हूँ कि 5 साल के अंदर इस देश के अंदर से महापरिवर्तन होगा और महाक्रांति होने जा रही है।